Assalamu alaikum dear students. Hello and welcome to Shahid Sir's Education Point. My dear, after a gap of 4 or 5 days, I'm taking your one more class. The reason behind is I was not feeling well. So Alhamdulillah, now I am feeling better. So that's why I'm going to upload one more video for you. So today's lecture, as you can see on my this board, inculcation of human values, or you can say how can we develop. आपके सिलेबस में है डेवलपमेंट एंड इनकलकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज. हम इन वैल्यूज को कैसे इंस्टॉल करें बच्चे में, किस तरह इनको इनकलकेट करें, किस तरह वैल्यूज डेवलप होते हैं, ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. और कौन कौन से ऐसी स्ट्रैटेजीज है, कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स है दैट आर एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर inculcation of human values. So my dear, what is today's topic? Yes, today's topic is inculcation of human values. Okay, I once again welcome you to my class Shahid Sir's Education Point. जल्दी से एक काम आप करेंगे, आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. Today's topic once again, my dear, it is development and inculcation of human values. यही हमारा टॉपिक है ना. तो हमारा टॉपिक बेसिकली है, यस, तो आप आराम से देख सकते हो. दिस इज आवर टॉपिक, डेवलपमेंट एंड इनकलकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज. सबसे पहले समझते हैं कि इनकलकेशन का मतलब क्या है, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, किस तरह से हम वैल्यूज को डेवलप कर सकते हैं. जस्ट अ मिनट. Okay, so you can see the development and inculcation of human values involve a combination of personal reflection, education, socialization and practical application. तो देखो बेटा, हम किस तरह एक बच्चे में इनकलकेट करेंगे ह्यूमन वैल्यूज. तो देयर आर सो मेनी स्ट्रैटेजीज, सो मेनी फैक्टर्स बाय विच वी कैन रियली inculcate human values. तो ये it's a collaborative work. It is not only one factor that is responsible. एक ही फैक्टर से, एक ही strategy से हम human values को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं. There are so many strategies. Actually there is a combination. तो combination क्या है? सबसे पहले there must be having personal reflection. ये personal reflection क्या है, आगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. और एजुकेशन, एजुकेशन से आप कैसे इनकलकेट कर सकते हैं वैल्यूज, किन में, बच्चों में, राइट. एंड अनदर इज सोशलाइजेशन एंड अनदर इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. तो ये सारे पॉइंट्स एक्चुअली हमें ये बताते हैं कि इन चीजों से हम क्या करेंगे, हम बच्चे में वैल्यूज डेवलप कर सकते हैं और वैल्यूज इनकलकेट कर सकते हैं. तो चलिए बेटा वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं. जब ये सारा लेक्चर आप देखोगे आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा कि भाई ये सारे डिफरेंट फैक्टर्स है जिससे हम इनकलकेट कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज among children, right? तो let us get started now. These factors, what are these factors? Number one, अभी मैंने कहा कि number one जो है this is personal reflection. तो ये personal reflection basically क्या है? देखो सिंपल सी बात है, मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, फिर आप जब इसको पढ़ते हो आपको इजीली समझ आएगा. पर्सनल रिफ्लेक्शन का मतलब है अपने आप में झांक के देखना, ठीक है. तो सेल्फ रिफ्लेक्शन, ओके, या इंट्रोस्पेक्शन जिसको हम कहते हैं, यानी जो सेल्फ रिफ्लेक्शन या इंट्रोस्पेक्शन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो जब तक आप अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक आप में वैल्यूज का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा. से फॉर एग्जांपल यू मस्ट बी नोइंग हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट इज माय पर्पस, राइट. तो ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेगा, जब अपने अंदर आप झांक के देखोगे. व्हेन यू इंट्रोस्पेक्ट yourself, that how important you are for yourself and how important you are for others. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. तो ये कैसे, ये आपके अंदर तब तक ये वैल्यूज तब तक आप नहीं समझोगे जब तक आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जब तक आप सेल्फ अवेयरनेस आप में नहीं आएगा. तो इसी को हम कहते हैं पर्सनल रिफ्लेक्शन. तो देखो भाई एक एक पॉइंट यहां पे देखो. सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन प्ले अ वाइटल रोल इन आइडेंटिफाइंग एंड क्लैरिफाइंग वन्स पर्सनल वैल्यूज. तो आपके पर्सनल वैल्यूज क्या है ये आपको खुद ही पता चलेगा व्हेन यू लुक इनटू योरसेल्फ. सिंपल सी बात है, दैट इज योर पर्सनल रिफ्लेक्शन, राइट. से फॉर एग्जांपल
टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड वन इज बिलीफ्स। तो जो भी आपके बिलीफ्स है, जो भी आपके प्रिंसिपल्स है, जो भी आपके प्रायोरिटीज है, हेल्प अस इन डेवलपिंग ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ वैल्यूज। तो वैल्यूज का मतलब यहां पे देखो कैसे आप इनकलकेट वैल्यूज कर सकते हो। पहला फैक्टर है अपने आप को अंडरस्टैंड करना, अपने आप को रिफ्लेक्ट करना, है ना। तो आपको तो दिन में आपको टाइम निकालना है, अपने आप को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो आपके जितने भी पर्सनल वैल्यूज है उनको जब तक आप इनको अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक आपको वैल्यूज समझ में नहीं आएंगे, और इनकलकेट करने की तो डेवलपमेंट होने की तो दूर की बात है, ठीक है ना। यस, ओके। नाउ द सेकेंड पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, the most important tool, the most important instrument that is there is education. So education is the strongest tool, है ना बेटा। तो एजुकेशन से आप बच्चे में वैल्यूज ऐड कर सकते हो, है ना। तो देखते हैं एजुकेशन क्या कहती है। एजुकेशन मीन्स चाहे आप फॉर्मल से बिलोंग करते हो या इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम हो, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ये तीनों फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन जो है ये भी एक बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है इन इम्पार्टिंग वैल्यूज, राइट। स्कूल, बच्चा स्कूल क्यों जाता है? देखो सबसे पहले द फर्स्ट स्कूल ऑफ ए चाइल्ड इज होम, है ना। द फर्स्ट टीचर इज द मदर, द फर्स्ट टीचर इज द फादर। तो ये इनको सिखाते हैं हैबिट्स, राइट। तो किस तरह से आपको उठना है, बैठना है, खाना खाना है, यू नो ऑल दीज थिंग्स आपको कौन देता है? यही पेरेंट्स देते हैं। तो चाहे आप फॉर्मल सिस्टम से हो या इनफॉर्मल सिस्टम, दोनों सिस्टम्स जो है ये बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करते हैं इम्पार्टिंग वैल्यूज। देखो बेटा, अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आएगा फिर कैसे समझ आएगा? चाहे आप घर में हो, अगर आप घर में हो आपको एजुकेशन दी जाती है कैसे? By your parents, by your elders, right? So, and when you are at school, so teacher is there. The teacher is there who will guide you, okay? Who will develop different kinds of values in you. So education जो है, it's a very strong tool. It is a very strong instrument which can help you in imparting the values, right? Okay, now. Schools, colleges, educational institutions can incorporate value-based education into their curriculum, promoting discussions, activities, and examples that highlight the importance of values. Are you getting my point, my dear? So this is education is basically the important tool that will help you in imparting values. तो ये दूसरा पॉइंट जो है जो आपको बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंड करना है। और जब अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ना, तो एजुकेशन का जो एक फैक्टर है इसको लिखना ना भूले। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखे हैं, लेकिन ये एजुकेशन का जो है ना, एजुकेशन, पर्सनल रिफ्लेक्शन, दे आर बेटा वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं तीसरा देखिए, रोल मॉडल्स एंड मेंटोरशिप। रोल मॉडल्स एंड मेंटोरशिप, देखो पॉजिटिव रोल मॉडल्स एंड मेंटोर्स कैन ग्रेटली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको आप अपना रोल मॉडल बनाते हो, जो वो एक्टिविटीज करता है, अच्छे एक्टिविटीज, आप इन एक्टिविटीज को अपने आप में देखना चाहते हो। तो मॉडल इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट हेल्प यू टू इंस्टिल द वैल्यूज। तो फॉर एग्जांपल एक टीचर होता है, टीचर एक बढ़िया रोल मॉडल होता है। आप टीचर के एक्टिविटीज देखते हो, आप भी कहते हो कि भाई मुझ में भी ऐसे गुण होने चाहिए, मुझ में भी ऐसे कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो मॉडल बेसिकली एक इतना बेहतरीन फैक्टर है जिससे देखने के बाद ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो वैल्यूज आते हैं जो आप किस में देखते हो, उस मॉडल में देखते हो, उस मेंटोर में देखते हो। तो मेंटोर्स एंड रोल मॉडल्स, ये इनका भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ये भी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, इंपार्ट कर सकते हैं।
ठीक है बेटा, एग्जैक्टली तो देखो, ऑब्जर्विंग एंड इंटरेक्टिंग विद इंडिविजुअल, जो अभी मैं बोल रहा था, आप टीचर से इंटरेक्ट करते हो, किसी बंदे से इंटरेक्ट करते हो, जिससे आप बहुत खुश हो जाते हो कि भाई यार वाओ, इसमें ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स है, काश ये कैरेक्टर्स मुझ में भी आ जाए। आप डेली उसके साथ इंटरेक्शन करते हो, उसको डेली ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्व करने के बाद, इंटरेक्शन करने के बाद आपके दिमाग में बस खाली एक ही क्वेश्चन आता है कि वाओ व्हाट अ नाइस पर्सनालिटी, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं। ठीक बात है ना। बहुत सारे मेरे लाइफ में भी कई बार हुआ कि मैंने बहुत सारे टीचर से पढ़ा है कि मैं अपने, जब मैं उनको देखता था ना, तो मेरे दिल में ये, मतलब दिल में, दिमाग में बस जाता था कि काश मैं ऐसे पढ़ाऊं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो मेरे लिए रोल मॉडल है। तो आज मैं आपके सामने हूं, पढ़ा रहा हूं, चाहे अच्छा पढ़ा रहा हूं, बुरा पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैंने ये सब कुछ सीखा है उन मेंटर से, उन टीचर से, जो मेरी जिंदगी में एज ए रोल मॉडल जिन्होंने ऐसा काम किया है। समझ आ गया बेटा? सो दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर जिससे हम वैल्यूज को क्या इनकलकेट कर सकते हैं। आई थिंक इट इज वेरी सिंपल। ओके तो आप ये आराम से लिख सकते हो, ऑब्जर्विंग एंड इंटरेक्टिंग विद इंडिविजुअल्स हु एम्बॉडी द वैल्यूज वंस एस्पायर टू डेवलप कैन बी इंस्पायरिंग एंड प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ टू अप्लाई दोज वैल्यूज इन रियल लाइफ सिचुएशंस। ओके, तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, तो रोल मॉडल एंड मेंटरशिप, आई होप बेटा ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलते बेटा तीसरा, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है, यस ऑफ कोर्स दैट्स फैमिली एंड कम्युनिटी। देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है यार। फैमिली में अब खाली फादर नहीं आएगा, मदर नहीं आएगा, फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनका भी इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पे। तो उनका जो कैरेक्टर होता है ना, उनका जो बिहेवियर होता है वो रिफ्लेक्ट होता है, और बच्चा ऑटोमेटिकली जब वो फैमिली मेंबर्स के साथ, कम्युनिटी मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन करता है ना, उसको ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज समझ आते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो डेवलप हो जाते हैं। वो भी वैसा ही बिहेव करता है जैसे फैमिली मेंबर्स करते हैं, वो वैसा ही इंटरेक्ट करेगा, वैसा ही बिहेव करेगा जैसे कम्युनिटी मेंबर्स बिहेव करेंगे। सही बात है ना। अगर फैमिली मेंबर्स अच्छे हैं तो वो बच्चा जो है वो फैमिली मेंबर्स को देख देख के उनके अंदर जो वैल्यूज है वो डेवलप हो सकते हैं। अगर माँ बाप हमेशा से मतलब एंग्शियस बिहेवियर दिखाते हैं, रूड बिहेवियर दिखाते हैं बच्चे में, तो वो बच्चा भी रूड बिहेवियर दिखाएगा। क्यों? बिकॉज जो रिफ्लेक्शन वो देखता है ना अपने पेरेंट्स से, वो वही चीजें अपनाता है। इसलिए बेटा जो बच्चे की ज़िंदगी होता है ना, खासकर 6 से लेकर या 0 या 2 से लेकर 8 साल तक या 10 साल तक, ये बहुत ही फ्रजाइल होता है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें सीखता है और ये दिमाग में इसको फिक्स हो जाते हैं, और फिर इसको उनको मिटाना या हटाना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो फंडामेंटल बेसिक जो स्टेज होता है बच्चे का, तो वो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना होता है पेरेंट्स को कि वो किस तरह से बच्चे के साथ इंटरेक्शन करे। इंटरेक्शन, द वे यू इंटरेक्ट विद योर चाइल्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक बात है ना। तो फैमिली एंड कम्युनिटी, they are also the factors that can actually impart values among the children. तो देखते हैं, the family unit and community environments are essential in shaping values. अभी तो मैं बोल रहा था, कम्युनिटी अगर अच्छी होगी, फैमिली अगर अच्छा होगा, तो आपका बिहेवियर भी वैसा ही बन जाएगा ना बेटा। अगर फैमिली से फॉर एग्जांपल अल्लाह बचाए किसी में कहीं पे ब्रोकन फैमिलीज़ होती हैं, तो ब्रोकन फैमिलीज़ में अगर बच्चा पलेगा बढ़ेगा, तो जब उसका रिफ्लेक्शन आप देखोगे तो वो भी वैसा ही होगा जैसे उनके पेरेंट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको मैंने खुद देखा है, वो बच्चों के सामने एक गालियाँ देते हैं, तो वो इसको कैच कर लेते हैं और कल जाके वो वैसा ही बिहेवियर दिखाएगा जैसे वो अपनी फैमिली में दिखाते हैं, जो उनकी फैमिली दिखाती है। राइट माय डियर? तो फैमिली एज अ यूनिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट एक्चुअली इंस्टिल वैल्यूज अमंग चाइल्ड। तो फैमिली का भी बहुत बढ़िया रोल है कि ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, किस तरह ये वैल्यूज को डेवलप कर सकते हैं बच्चे में। एंड सो कम्युनिटी, ओपन एंड रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, अभी मैं बात कर रहा था, ओपन एंड रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, डिस्कशंस अबाउट वैल्यूज एंड सेटिंग एग्जाम्पल्स within families and communities help in creating a nurturing environment for the development of values. मैं अभी यार बात कर रहा था, अभी बात कर रहे थे ना, तो कम्युनिटी और फैमिली भी अच्छा खासा रोल प्ले करती है, ये भी हमारे अंदर वैल्यूज़ को डेवलप कर सकती है। तो चलिए बेटा नंबर नेक्स्ट पे आते हैं,
यस, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रैक्टिकल, जिसको मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, प्रैक्टिकल, राइट। तो ये जो शाबाश, जस्ट अ सेकेंड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग मीन्स प्रैक्टिकल लर्निंग, हाँ ठीक है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आर पावरफुल टूल्स फॉर इनकलकेटिंग वैल्यूज। आपको प्रैक्टिकल देखो, व्हेन यू, आपने बहुत आपको कोई कहानी सुना रहा है, कहानी में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और उन कैरेक्टर्स को जब वो बंदा जो आपको कहानी नरेट करता है वो आपको उन कैरेक्टर्स के बारे में अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, लेकिन अगर आप रियल लाइफ सिचुएशंस में उन जैसे बंदों को देखते हो, आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाती है, प्रैक्टिकल लाइव एक्सपीरियंस मिल जाती है और आपके अंदर वैल्यूज इनकलकेट हो जाते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल, देखो, नरेटिंग ए स्टोरी इज वन थिंग, बट व्हेन यू डील विद द प्रैक्टिकल सिचुएशन, दैट इज क्वाइट अनदर थिंग। कहानी को बनाना, कहानी से आपके अंदर सोशलाइजेशन, बाकी जितने प्रोसेसेस है उनके उस हिसाब से वैल्यूज इनकलकेट करना, और जो आप खुद देखोगे ना प्रैक्टिकल सिचुएशंस में, आप मुझे बताओ कि कहां पे सबसे ज्यादा वैल्यूज इनकलकेट हो सकते हैं। when you are in a live situation, when you are in a real life situation, तो वैल्यूज वहां पे बहुत बढ़िया तरीके से इनकलकेट हो सकते हैं। तो यहां पे देख लीजिएगा, एंगेज इन कम्युनिटी सर्विसेज, volunteering and participating in activities that promote empathy, compassion and social responsibilities provide opportunities for individuals to understand and practice values in action। एक मैं आपको नसीहत करता हूं, लेकिन उस नसीहत को आप प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई करते हो तो उससे ज्यादा वैल्यूज इनकलकेट हो सकते हैं। किसी चीज को दिमाग में रखना लेकिन किसी चीज को रियल लाइफ में करना, ये दो अलग अलग बातें हैं, है ना बेटा, समझ आ गया। तो अगर आप एक्शन ओरिएंटेड हो तो आपके वैल्यूज ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पैथी, मैं आपको एम्पैथी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, हेल्पिंग बिहेवियर का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा कि बाय यू मस्ट बी हेल्पिंग। लेकिन जब आप रियल लाइफ सिचुएशन में किसी को हेल्प करोगे तो ये आपके लिए वैल्यू बन जाता है। खाली दिमाग में ये सोचना कि आई हैव टू हेल्प, माई बिहेवियर मस्ट बी हेल्पिंग, हाँ, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट नो, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट प्रैक्टिस इट, तो वैल्यूज कहाँ इनकलकेट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको एम्पैथेटिक होना चाहे तो डू इट प्रैक्टिकली। तो दिस इज लाइव सिचुएशन, तो you have to involve yourself in live situations, in experiential situations, right? ओके, तो नंबर नेक्स्ट इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड इथिकल डिसीजंस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेकिंग, एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड इथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस helps individuals navigate complex situations and dilemmas. Suppose you are caught in a strong and complex situations, at that time you must be having some critical thinking by which you can get rid out of it. ठीक है ना? तो ये अगर द मोर यू आर क्रिटिकल थिंकर, द मोर यू कैन इनकलकेट डिफरेंट वैल्यूज। यू वुड हैव, आपको बहुत सारे वैल्यूज का टेस्ट पता चलेगा जब आप में ये क्षमता रखते हो, कैपेसिटी रखते हो। यू आर क्रिटिकली इवेल्युएटिंग द थिंग्स। व्हेन यू आर क्रिटिकली इवेल्युएटिंग द थिंग्स, व्हेन यू आर इथिकली मेकिंग द डिसीजंस माय डियर, तो आपके अंदर वैल्यूज तो इनकलकेट हो जाएंगे। ठीक है, टीचिंग इंडिविजुअल्स टू कंसिडर द एथिकल implications of their choices and actions promotes the application of value in real life scenarios. It is self-explanatory. And another is cultural and religious influences. Very, very important, my dear. तो religion means, अगर आप culture और religion भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं कि किस तरह से बच्चों में ये values inculcate हो जाते हैं। Culture means संस्कार, है ना? तो रिलीजन जो है, कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है, ये भी एक वैल्यू सिस्टम कंटेन करते हैं जो एक इंडिविजुअल की जिंदगी को शेप करते हैं, लेकिन किस पर्सपेक्टिव्स में? मॉरल एंड इथिकल बिलीफ्स। मॉरल कैरेक्टर और इथिकल कैरेक्टर आपको कैसे आ जाता है? व्हेन यू फॉलो द रिलीजन एंड व्हेन यू फॉलो द कल्चरल पैटर्न ऑफ योर ओन कल्चर।
ठीक बात है ना। तो आपका इथिकल बिलीफ एंड मॉरल बिलीफ कैसे आ जाता है, आपके कल्चर से और आपके रिलीजियस से। आई होप बेटा दिस इज वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड। सो एम्ब्रेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स कल्चरल एंड रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज। व्हेन यू फॉलो योर ओन रिलीजन एंड when you practice so many things, when you understand the diverse cultural and religious perspectives, तो automatically when you practice these, when you follow these, when you understand these religious and cultural perspectives, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली वैल्यूज जो है वो डेवलप हो सकते हैं। एंड अनदर पॉइंट इज कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट। तो कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर। किसी बंदे ने कोई अच्छा काम किया तो आप इसको डांटते हो, वो दोबारा वो अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि वो कहेगा कि यार मैंने अच्छा काम किया, मुझे बेइज्जती, आई रिसीव्ड अ नेगेटिव रिमार्क फ्रॉम दैट साइड। तो जब हम कंटिन्यूसली रेनफोर्समेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमें बच्चे को एनकरेज करना है। अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है उसको एनकरेज करना है। एनकरेज करने से आप बच्चे में वैल्यूज डेवलप कर सकते हो। तो देखते हैं, इनकलकेटिंग वैल्यूज इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। वैल्यूज नीड टू बी रेनफोर्स्ड कंसिस्टेंटली थ्रू रिमाइंडर्स, डिस्कशंस, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, गिविंग रिवार्ड्स, giving something, creating an environment where values are celebrated and acknowledged helps individual internalize and live by those values. I hope बेटा ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए। एंड आई होप बेटा कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आप लोगों ने अंडरस्टैंड ना किया हो। अगर आपको रियली लगता है कि भाई ये अच्छी तरह से हमें समझ आ गया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। एंड अदर देन दीज फैक्टर्स जो मैंने यहाँ पे लिखे, कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट, अभी भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आप इनको खुद से देखोगे कि क्या क्या है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, हाँ ये बढ़िया पॉइंट है बेटा। आजकल के दौर में मीडिया जो है, मीडिया हाउ टू यूज़ दिस, ये भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लेट मी टेल यू दिस, क्या मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, ये भी एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इन शेपिंग द ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है ना। तो आजकल के दौर में यू मस्ट, हाँ ये ऐसा नहीं है, यू मस्ट बी टेक्नोलॉजिकली लिटरेट, यू मस्ट बी नोइंग द टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट आर जो आजकल के ज़माने में हैं। तो आप आज ये नहीं कह सकते हो कि भाई मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, क्योंकि ये आज का दौर ही ऐसा है। तो टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज़ अ वैल्यू। तो हमें ये वैल्यू बच्चों में डेवलप करना है कि दे मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट। ऐसा ना हो कि आज के एरा में आप देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा। तो यू मस्ट आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द नीड ऑफ द आर इज़ यू मस्ट नो द वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी। कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यू मस्ट, अगर मैं टीचर हूँ, मुझे अपने बच्चों को ये बताना है कि टेक्नोलॉजी और मीडिया का इस्तेमाल अगर आप करोगे तो आपके लिए फ़ायदा भी है। हाँ, नुकसान तो अपनी जगह है, लेकिन मैं फ़ायदे की बात कर रहा हूँ कि फ़ायदा कितना है अगर आप टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हो। ठीक है। तो मीडिया एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है ये भी एक अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं शेपिंग द वैल्यूज़। ठीक। encouraging media literacy, promoting responsible use of technology can help individuals critically evaluate and engage media context in a way that aligns with their values. तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि कब, कहाँ, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, तो ये itself a वैल्यू है। ठीक बात है ना। तो दिस इज़ हाउ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी is a factor that can be very much beneficial in imparting values. Another is social norms and peer influence. तो social norms already socialization process में आ जाएगा। इसी तरह हाँ, ये लास्ट वाला है कि social norms जो है and peer groups जो आपके कलीग्स है। फॉर एग्जांपल आप 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आप जिस क्लास में हो, क्लास के बाकी जो फ्रेंड्स हैं, तो वो उनका इन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। उनसे भी जब आप इंटरेक्शन करते हो, उनका इन्फ्लुएंस आप पे आ जाता है और आपके वैल्यूज़ इनकलकेट हो सकते हैं। तो सोशल नॉर्म्स, पीयर ग्रुप्स कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़। अगर पीयर इन्फ्लुएंस पॉजिटिव है,
वो आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव है तो डेफिनेटली पॉजिटिव वैल्यूज ही इनकलकेट होंगे, अदरवाइज नेगेटिव वैल्यूज। ठीक बात है ना। तो इसी तरह प्रमोट वैल्यू एंड चैलेंजिंग नेगेटिव सोशल नॉर्म्स दैट कंट्राडिक्ट इथिकल वैल्यूज कैन सपोर्ट द इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ कैन वी डेवलप एंड इनकलकेट ह्यूमन वैल्यूज अमंग चिल्ड्रन। आई होप बेटा आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन आप 2-3 पॉइंट्स आप इजीली स्किप कर सकते हो, या स्किप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी इजी। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे माय डियर। सो टुमारो इंशाल्लाह आई विल बी टेकिंग अनदर क्वेश्चन दैट इज नेचर, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप पीछे हेडलाइन देखोगे कि वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, सो इसलिए ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक है ना। तो इसके रिलेटेड मैंने जो नोट्स है वो ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखे हैं। आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि मेरे नोट्स जो है वो अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन पे, दैट शाहिद सर्स एजुकेशन पॉइंट। आप गूगल प्ले में सर्च करोगे शाहिद सर्स एजुकेशन पॉइंट, तो वहाँ पे BG 6th सेमेस्टर के नोट्स अवेलेबल है। ओके, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।